प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रश्न पत्र प्रथम में मैकाइवेली के विचारों की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैकाइवेली के बारे में पिछले कुछ वीडियोज़ में उनके बारे में बताया गया है। अब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि उन विचारों से हमें क्या देन मिली है या उनकी विचारों की क्या विशेषताएं हैं। विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आती है कि मैकाइवेली मध्ययुगीन विचारधारा का विच्छेदन करते हैं। इसमें उनके विचारों की जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि उन विचारों में प्राचीन और मध्यकालीन विचारों की परंपराओं से सर्वथा भिन्न है, और उसके साथ ही मध्ययुग के विचार की पद्धति समाप्ति और आधुनिक विचारों का सूत्रपात होता है। मध्य युग में राजनीति शास्त्र के विचारों ने प्रधान रूप में इन समस्याओं और प्रश्नों पर विचार किया था, जिसमें हम बात करें धर्मसत्ता की और राजसत्ता की का पारस्परिक संबंध, दो शक्तियों और दो तलवारों का सिद्धांत, इसके साथ ही राजकीय मामलों में तथा राजाओं और सम्राट के धार्मिक मामलों में पोप द्वारा हस्तक्षेप करने के अधिकार तथा दोनों अधिकार क्षेत्र, चाहे वो राज्य का हो चाहे पोप की संप्रभुता के दावों का हो या पक्ष विपक्ष में दी जाने वाली प्रधान युक्तों का खंडन, मंडन पीटर द्वारा पोप को चर्च का अधिकार दिलाने के दावों के साथ में कॉन्स्टेंटाइन द्वारा चर्च को राज्य का दान करने के तर्कों की समीक्षा उसमें बताई गई है। किंतु मैकाइवेली की रचनाओं में उपरोक्त विचारों में एक भी विचार नहीं पाया जाता है। उसने कहीं भी दो शक्तियों के सिद्धांत या मध्ययुग के अन्य विषयों की चर्चा नहीं की है। उनके ग्रंथ पढ़ने में हमें ये प्रतीत नहीं होता है कि हम मध्ययुग में हैं। ऐसा लगता है कि हम सर्वथा नए युग या यूं कहें नए लोक में आ गए हैं, ऐसे उनके विचारों में हमें प्रतीत होता है। दूसरी जो विशेषता है वो ऐतिहासिक पद्धति की है। इसमें मध्ययुग के धार्मिक और राजनीतिक सभी प्रकार की समस्याओं का चिंतन स्कोलेस्टिक पद्धति के आधार पर किया जाता था। पूर्व पक्ष के रूप में विरोधी पक्ष की सभी युक्तियों को देने के बाद उत्तर पक्ष के रूप में उनका खंडन प्रबल तर्कों का आधार पर दिया जाता था। मैकाइवेली ने इस पद्धति का परित्याग करते हुए ऐतिहासिक पद्धति का अनुसरण किया। उसका ये मत था, ये बताना था कि सभी देशों के साथ साथ कालों में मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही होता है, रहता है। वह एक ही प्रकार के उद्देश्यों से संचालित होता है तथा उनकी एक ही प्रकार की समस्याओं का समाधान भूतकाल के गंभीर अनुशीलन से हो सकता है और उसके आधार पर आगे होने वाली घटनाओं के संबंध में भविष्यवाणी भी की जा सकती है। उसने इस दृष्टि से प्राचीन यूनानी और रोम के इतिहास का अध्ययन किया। लीवी के रोमन इतिहास विषय के सुप्रसिद्ध ग्रंथ पर व्याख्या लिखी और प्रिंस में अपने प्रत्येक मंतव्य को रोम और यूनान के प्राचीन इतिहास के उदाहरणों से पुष्ट किया। मैकाइवेली ने अपने समय की परिस्थितियों को देखते हुए पहले से कुछ सिद्धांत निश्चित कर लिए हैं और उनके समर्थन के लिए प्राचीन इतिहास के प्रमाणों को वो ढूंढता है कि किस प्रकार के प्रमाण इसमें मिलते हैं। अब हम बात करते हैं उनके विचारों की तीसरी विशेषता की। उसमें संकीर्ण दृष्टिकोण केवल शासन का प्रतिपादन करता है, या यूं कहें कि केवल शासन कला का प्रतिपादन करता है। इसके संबंध में हम बात करें तो अरस्तु और मैकियावेली दोनों ऐतिहासिक पद्धति का अनुसरण करते हैं, किंतु दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि अरस्तु शासन प्रबंध के विषय का प्रतिपादन करते हुए भी राजनीतिक शास्त्र के मौलिक प्रश्नों का तत्व चिंतन करता है, किंतु मैकियावेली का दृष्टिकोण अत्यंत संकुचित है।
उसका तत्व दर्शन केवल इस बात तक सीमित है कि वह शासन की प्राप्ति, शासन को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए और उसका संचालन किस प्रकार से होना चाहिए, और इसमें वह शासन के दृष्टिकोण से ही विचार करता है। उसके प्रिंस में इस बात का प्रतिपादन है या बताया गया है कि किसी व्यक्ति को किस प्रकार के उपायों से राज्य लेना चाहिए और उन विधियों से उसका दृढ़ और विस्तृत बनाया जाना चाहिए। उसके ग्रंथ डिस्कोर्सेज में इसका विवेचन किया है और स्वतंत्र नगर गणराज्य के साथ साथ साम्राज्य का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है, इसका उसकी पुस्तक में उल्लेख किया गया है। चौथी विशेषता यह है कि राजनीति का नैतिकता और धर्म से पृथक्करण, ये बहुत बड़ी उनके विचारों की विशेषता है। मैकियावेली के विचारों की जो प्रधान विशेषता है वो यह है कि राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र और धर्म शास्त्र के प्रभाव से सर्वथा मुक्त, पृथक और स्वतंत्र करना है। उसने अपने विचारों को राजनीतिक चिंतन के में धर्म को अनुप्राणित किया था, किंतु मैकियावेली मध्य युग का पहला ऐसा विचारक है जिसने राजनीति में स्पष्ट रूप से नैतिक सिद्धांतों को तिलांजलि दी है। धर्म को धत्ता बताते हुए अर्धचंद्र देकर उसे इस क्षेत्र में प्रभुसत्ता के पक्ष से वंचित किया है। वह किसी जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, और साथ में ही वो कहता है कि शक्ति और सत्ता प्राप्त करने और सुदृढ़ बनाने के लिए सब प्रकार की अनीति, अधर्म, कुकर्म, पाप, विश्वासघात, हत्या, हिंसा और क्रूरता, सब प्रकार के ये जो कार्य हैं वो जायज़ बताए गए हैं। मैकियावेली के विचारों की अन्य विशेषता की जब हम बात करते हैं तो बुद्धिवाद और व्यक्तिवाद है। उसने पहले राजनीति के सब प्रश्नों का निर्धारण प्रमाणवाद तथा बाइबिल या यूँ कहें कि ईसाई धर्माचार्यों के वचनों के आधार पर से ही सब प्रश्नों पर विचार करना शुरू किया, और साथ में वह व्यक्ति के साप्ताहिक अधिकारों का भी प्रबल समर्थक करता है। इन विशेषताओं के बाद में हम उन मैकियावेली के उन विचारों में दोषों की बात करेंगे जो उस विचारधारा में दोष बताए गए हैं। दोषों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला दोष ये पाया जाता है कि उनका जो दृष्टिकोण है वो एकांगी दृष्टिकोण है। मनुष्य में देव और दानव दोनों के ही अंश होते हैं, किंतु दानवीय अंश को प्रधानता देते हुए उसने मानवीय या दिव्यांश की उपेक्षा की है कि ऐसा नहीं है, उसमें इनकी अनदेखी की है, उसकी इच्छाओं की ओर दृष्टिकोण नहीं गया है। दूसरा जो दोष है वो धर्म और नीति की ओर उपेक्षा की बात करता है। वह इनका उपयोग उस हद तक वांछनीय समझता है जहाँ तक कि यह राजा के लिए या राज्य के लिए उपयोगी हो। इटली के उस समय वातावरण के कारण उसका दृष्टिकोण इतना सीमित और मर्यादित हो चुका था कि वह मानव समाज में धर्म और नीति को सही महत्व आकलन में सर्वथा वो असमर्थ था। तीसरा दोष ये था कि ऐतिहासिक पद्धति का गलत प्रयोग किया। ये भी दोष है कि उसने भूतकाल के इतिहास के निष्पक्ष और तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर अपने मंतव्य एवं सिद्धांतों को निश्चित नहीं किए, किंतु उसने अपने अनुभव के कुछ सिद्धांत निश्चित करने की पुष्टि करने के लिए उसने इतिहास के उदाहरण ढूंढे हैं। पांचवा जो दोष है वो यह है कि राजनीति शास्त्र के मौलिक प्रश्नों की उसने उपेक्षा की है। उसने अपने दोनों ग्रंथों यानी प्रिंसेस और डिस्कोर्सेज में राज्य के स्वरूप के उद्देश्य एवं शासन के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों पर कोई प्रकाश नहीं डाला है। वह राज्य विषयक आधारभूत तत्वों, प्रश्नों या इसके संबंध में सर्वथा वो मौन रहता है, कुछ नहीं बताता है। उनका जो प्रिय पुस्तक है या फेमस पुस्तक है प्रिंस, उसके मुख्य रूप में इस बात की चर्चा करता है कि राजा राज्य को किस प्रकार से हस्तगत करे, अपने अधीन बनाए, अपनी सत्ता सुदृढ़ बनाने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन करें, और साथ में ही वह अपने प्रदेश की वर्दी और संरक्षण कैसे करें। डिस्कोर्स में ये भी बताया गया है कि गणराज्यों द्वारा प्रादेशिक विस्तार और संरक्षण एवं इसके साथ साथ वो जो सुरक्षित रखने के उपायों का वर्णन करा है कि किस प्रकार से राज्य सुरक्षित रह सकता है, इसकी बात करता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें
कि आधुनिक राजनीति के जनक के रूप में या पिता के रूप में मैकियावेली की क्या देन है, उन्होंने क्या दिया है, इसके संबंध में अगर हम बात करें तो मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक या यूं कहें कि पिता कहा गया है। इसका अभिप्राय यह होता है कि उसके विचारों ने आधुनिक राजनीति के विचारों को बहुत अधिक प्रभावित किया है, ये मान के चलते हैं। उसके राजनीतिक चिंतन में गंभीर दोषों को देखते हुए भी उसने अपने राजनीतिक शास्त्र के कई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय योगदान दिया है, यूं कहें देने हैं उनकी, जिसके कारण आधुनिक राजनीति विज्ञान का वो जनक कहा गया है। ये वजह है कि मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में देख सकते हैं। उनके विचारों में क्या देन मिली है, अगर हम स्पष्ट रूप से या हम संक्षेप में कुछ बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि उनके विचारों में धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक शास्त्र की देन दी है। उसकी सबसे पहली जो राजनीति और धर्म और नीति शास्त्र के संबंध में विच्छेदन करने की बात वो कहता है, उससे पहले धर्म न केवल राजनीति से संयुक्त था किंतु कई बार उस पर हावी भी हो सकता था। उसने सर्वप्रथम धर्म को निरपेक्ष और राजनीतिक शास्त्र को जन्म देने की वो बात उसमें कही गई है। दूसरी अगर हम बात करें उसके देन की तो व्यक्तिगत और सार्वजनिक नैतिकता में वो भेद की बात करता है और दोहरी नागरिकता का मानदंड अपनाता है। उसमें उसने इस व्यक्तिगत और सार्वजनिक नैतिकता में भेद स्थापित करना और दोहरी नागरिकता के मापदंड का निर्माण करना था। व्यक्तिगत रूप में अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना, विश्वासघात करना, क्रूरता, चोरी, हत्या, महापाप, किंतु राज्य के हित में की दृष्टि से ये सब कार्य न्यायोचित हैं, ठीक है, राज्य के लिए जरूरी है। उसने इस सिद्धांत का ये परिणाम हुआ कि राजनीति देशभक्ति के नाम पर सभी प्रकार के कुकर्म किए जाने में कोई दोष नहीं समझा जाने लगा। अब हम बात करते हैं यथार्थवाद की। उसकी तीसरी देन यथार्थवाद की है। राजनीतिक शास्त्र का इतिहास लिखने वाले प्रसिद्ध अमेरिकन लेखक गेटिल ने उसने अपना यथार्थवाद कहा है। पहला यथार्थवाद कहा है वह विश्वास करता है था कि राज्य की सत्ता केवल अपने के लिए ही है, इसे केवल अपने संरक्षण और संवर्धन के लिए सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग करने का अधिकार है। और इसके साथ ही उसने अपने यथार्थवाद और के कारण राजनीतिक अध्ययन का कोई नई दिशा के रूप में हम उसको देख सकते हैं कि उन्होंने नई दिशा दी है। इसके साथ उसने पहले उसका अध्ययन बाइबिल के वचनों और ईसाई धर्म गुरुओं के ग्रंथों के आधार पर होता था, वह केवल हवाई चिंतन था। उसने इसके संबंध में वास्तविक परिस्थितियों के साथ जोड़ करके, मैकियावेली ने वास्तविक परिस्थितियाँ क्या हैं उसके साथ जोड़ करके उसने अध्ययन के आधार पर राजनीतिक चिंतन और प्रारंभ किया और अरस्तु के बाद राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करने वाला पहला विचारक मैकियावेली को माना जाता है। चौथा जो देन थी वो राज्य में प्रभुसत्ता पर विचार की बात करते हैं। उसकी चौथी देन राज्य संबंधी नवीन सिद्धांत की है। वह बहुत वस्तुतः राज्य की नवीन और वर्तमान कल्पना का जन्मदाता मैकियावेली को माना जाना चाहिए। सैबाइन इसके संबंध में ये कहता है या उनके मतानुसार ये बात सामने आती है कि सर्वोच्च राजनीतिक संस्थाओं के रूप में राज्य शब्द का प्रयोग आधुनिक भाषा में उसी रचनाओं के द्वारा शुरू हुआ। वह राज्य को ऐसी संगठित शक्ति मानता है जो उसने प्रदेश में सर्वोच्च अधिकार रखती है और पड़ोसी राज्यों के प्रादेशिक विचारों की नीति ग्रहण वो करता है। इसके साथ ही राज्य में प्रदेश में रहने वाले सभी व्यक्ति और संस्थाएं राज्य के द्वारा नियंत्रित होती हैं, राज्य के द्वारा चलाई जाती हैं। वह शासक की शक्ति को अविभाजन अखंडन मानता था। इसके साथ ही उसी प्रकार के राज्य की प्रभुसत्ता का प्रयोग का भी बीजारोपण हुआ। पांचवा जो देन है उसके विचारों की वो यह है कि मानव स्वभाव की दुष्टता का सिद्धांत के बारे में बताता है। पांचवी देन मानव स्वभाव की दुष्टता का सिद्धांत है। उसने इसके आधार के बाद में विचारकों ने कई महत्वपूर्ण परिणाम निकाले हैं। हॉब्स ये मान के चलता है या हॉब्स के अनुसार ये कहे कि मैकियावेली की भांति ही मनुष्य को दुष्ट मानते हुए ये कहा जा गया है कि इस कारण दुखी मनुष्य अपनी प्राकृतिक अवस्था में दुखी था और इससे मुक्ति पाने के लिए उसने एक सामाजिक समझौता किया, राज्य का निर्माण किया। अगली देन है राष्ट्रीयता का सिद्धांत। उसकी छठी देन थी या यूं कहे कि राष्ट्रीयता का सिद्धांत था वह इटली के विभिन्न राज्यों का एकीकरण फ्रांस और स्पेन की भांति एक शक्तिशाली राजा के नेतृत्व में करना चाहता था, वो उसको बनाना चाहता था।
उसका कहना था कि एक राष्ट्र तब तक कभी संयुक्त और सुखी नहीं हो सकता जब तक कि वह एक शासक को न माने, यानी शासक एक होना चाहिए और एक होगा तो राज्य सुखी होगा। इसके साथ ही अगर उपरोक्त सभी विचारों के कारण मैकियावेली का पहला आधुनिक राजनीतिक दार्शनिक कहा जाए तो उसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। वह राष्ट्रीय सर्वशक्तिमान तथा प्रभुसत्ता संपन्न और धर्म निरपेक्ष राज्य की कल्पना करने वाला विचारक माना गया है। इवोल्यूशन या अगर मूल्यांकन में अगर हम बात करें मैकियावेली की, तो हम ये कह सकते हैं कि मध्यकालीन राजा और राजनीतिज्ञ इन्हें बड़े चाव से पढ़ते रहे हैं और इनके अनुसार आचरण भी करते हैं। प्रिंस जो उनकी पुस्तक है, सम्राट चार्ल्स पंचम फ्रांस के राजा मुसोलिनी ने प्रिंस को अपने शोध का विषय चुना। हिटलर ने इसमें प्रतिपादित सिद्धांतों को क्रियान्वित किया, आचरण में लाया और इसी शताब्दी में यूरोप में राज्य विस्तार के लिए प्रिंस में वास्तविक वर्णित साधनों को खूब प्रयोग में उनको होता रहा है, उनको लाया गया है। आज के लिए इतना, धन्यवाद।